हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला, अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम केमिस्ट्री की वीडियो आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बिलियन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। तो 2026 वाले छात्र हो जाओ तैयार। 2026 वाले छात्र हो जाओ तैयार। केमिस्ट्री के लिए चैप्टर फर्स्ट बिलियन सॉल्यूशन। तो हम बिलियन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा बिलियन। तो हम जानेंगे बिलियन क्या होता है, क्या बिलियन के बारे में, कितने प्रकार के, क्या कैसे बिलियन बनता है। तो उसके बाद तनु और सांद्र बिलियन। बिलियन के बाद हम लोग पढ़ेंगे तनु और सांद्र बिलियन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त बिलियन एवं असंतृप्त बिलियन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अति संतृप्त बिलियन। फिर हम इसके बाद बात करेंगे ठोस विलयन क्या होते हैं और द्रव विलयन क्या होते हैं और गैसीय विलयन क्या होते हैं। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम वेरी इम्पोर्टेंट कहेंगे, हेनरी का नियम। ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक सेट में पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेनरी का नियम। इसके बाद हम जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो ना बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्या नाम है। उसका नाम है बिलियन। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो बिलियन क्या होता है उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो बिलियन क्या होता है, तो बिलियन यानी सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। बिलियन कैसे बनते हैं, तो बिलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। जब विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, बिलियन। तो हम लोग बड़ा आसानी से समझ गए हैं कि बिलियन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसके बाद विलेय क्या होता है, सॉल्यूट, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है तो विलेय कहलाता है। विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है तो वो विलेय कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना है कि विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम से कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह विलेय कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे विलायक, सॉल्वेंट, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो वो विलायक कहलाता है। यानी कि विलयन में जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। तो हम विलयन में जानेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, और विलेय के बारे में भी जानेंगे और विलायक के बारे में भी जानेंगे। तो हम आगे की ओर चर्चा करेंगे तनु और सांद्र विलयन यानी डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है और सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि दोनों डेफिनेशन हमारी एक ही डेफिनेशन में ज्वाइंट है। यानी तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन।
अब हम आगे की ओर जानेंगे संतृप्त विलयन और अति असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। यानी स्टैंडर्ड एंड अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी स्थिर ताप पर वह विलयन, यानी कि समान ताप पर, रुके हुए ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा या अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में से कम होती है, आवश्यक मात्रा से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमने जाना संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। अब हम आगे की ओर जानेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तो अति संतृप्त विलयन की ओर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, यानी कि सुपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो सुपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जब स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन, उसका नाम ही बता रहा अति। अति माने ज़्यादा मात्रा में, यानी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायकों की भौतिक अवस्था के प्रकार आधार पर विलयन के प्रकार। यानी नंबर 1 गैसीय विलयन, यानी गॉसेस सॉल्यूशन। तो गैसीय विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं तो वह विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। यानी कि जिस विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं वह विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। आगे हम देखेंगे द्रव विलयन क्या होता है। तो द्रव विलयन की ओर हम बात करेंगे, यानी द्रव विलयन क्या होता है। तो द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होते हैं तथा विलय ठोस, द्रव और गैस किसी से हो सकते हैं तो वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है, द्रव विलयन। तो हम लोगों ने जाना द्रव विलयन क्या होता है, यानी वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होते हैं तथा विलय ठोस, द्रव, गैस किसी से हो सकते हैं, वह विलयन द्रव विलयन कहलाता है, यानी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ठोस विलयन की तरफ, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन की ओर हम देखेंगे, यानी ठोस विलयन। तो यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण, यानी ठोस, द्रव और गैस के कण आणविक तथा परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाते
हैं। तो प्राप्त विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? ठोस विलयन। या दूसरी परिभाषा इसकी, वह पदार्थ जिसमें विलेय ठोस द्रव तथा गैस में ही और विलायक ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस विलयन कहलाता है। यानी कि दो परिभाषाएं इसकी हैं। या तो ये कह दो कि यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक तथा परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। या ये कह दें कि वह पदार्थ जिसमें विलेय ठोस द्रव तथा गैस में ही और विलायक ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। तो हमारा ये ठोस विलयन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हेनरी का नियम, जो कि हर साल कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक हर साल परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा गया है, हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या होता? बड़े ही सरल तरीके में हेनरी के नियम के अनुसार, जो हेनरी जी का नियम है उसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, हेनरी जी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यदि घुली हुई गैस की मात्रा m तथा गैस का दाब P हो तो हेनरी जी के नियमानुसार m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो K कांस्टेंट समानुपाती नियतांक जुड़ जाएगा, m इज इक्वल टू Kp हमारा फार्मूला निकल के आ गया। यानी कि हेनरी जी का नियम क्या है? हेनरी जी ने अपने नियम में ये हमको बताया है कि, तो हेनरी जी ने अपने नियम में हमको क्या बताया कि स्थिर ताप पर, हेनरी जी ने अपने नियम में क्या बताया? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी समान ताप हो, ताप स्थिर हो, तब गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या बताया? कि हेनरी जी ने अपने नियम में ये बताया, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि घुली हुई गैस की मात्रा m तथा गैस का दाब P हो तो हेनरी जी के नियमानुसार m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, m इज इक्वल टू Kp हमारा फार्मूला निकल के आ गया, जहां हमारा K है समानुपाती नियतांक या समानुपाती स्थिरांक। तो अगला टॉपिक हमारा है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। यानी कि हेनरी जी के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। तो हमारा टॉपिक ये है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि यह नियम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों, यानी अधिक ऊंचाई यानी ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान जगह पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोग्यों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। हेनरी जी ने अपने नियम में क्या बताया कि ज़्यादा ऊंचाई यानी अधिक ऊंचाई, जहाँ ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान यानी जगह होगी वहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा या कम होगा। फलस्वरूप यहाँ के लोग यानी व्यक्ति या आरोहकों के रुधिर यानी खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। नंबर 2, इन्होंने दूसरा पॉइंट हमको बताया कि शीतल यानी ठंडा पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ यानी ठंडे पीने वाले पदार्थ यानी शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए
बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी ठंडा पानी जो होता है उसमें, या सोडा वाटर यानी जो ठंडा पानी हो गया, या सोडा वाटर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, यानी CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि बोतलों को हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पर बंद किया जाता है। नहीं कहते उन्हें हाई प्रेशर पर कोई चीज़ बंद कर दी तो उसे उच्च दाब बोलते हैं। यानी ठंडे पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब हमारी अगली हेडिंग, जो कि लास्ट हेडिंग इस वीडियो की है, वो हम एक बार बड़ा गौर से देखेंगे और देखिएगा। हेनरी के नियम की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यानी हेनरी के नियम किस सीमा, यानी नहीं कहते हैं कि लिमिट में रहो या डिसिप्लिन में रहो, तो हेनरी जी के नियम की लिमिट क्या है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, मैंने भी बताया भी था, ये वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नियम है, वही लिखा है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो। जब दाब, किसी चीज़ पर दाब अधिक ना हो तो हमारा नियम कौन सा लागू होगा, हेनरी जी का नियम। नंबर 2 पर ताप बहुत कम ना हो। ताप एकदम की, ताप समझ रहे हो ना, हाँ, किसी चीज़ का जो है ताप बहुत कम ना, बिल्कुल कम ना हो किसी चीज़ का ताप। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। गैस जो है विलायक में बहुत कम विलेय हो। और गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, तब हमारा हेनरी जी का नियम लागू होता है। तो हेनरी के नियम की सीमा एक बार और देख लेते हैं। यानी हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यानी यह, यद्यपि यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, एक ऐसा नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये नियम बड़ा सरल तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसी बड़ा आसानी से जो है याद कर सकते हैं। और ये बहुत बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। और ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में 2 नियम यानी राल्ट का नियम और हेनरी के नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। बाकी हम आपको एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे। तो अभी हम आपको हेनरी का नियम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यानी हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। तो जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यदि कोई टॉपिक न समझ में आया हो तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी एक बार हम और आपको हेनरी के नियम को जो है बताए दे रहे हैं कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम यह है, यानी हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी हेनरी जी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यद्यपि घुली हुई गैस की मात्रा यानी m मान ली जाए और गैस का दाब को हम दाब को P मान लें, तो हेनरी जी के नियम के अनुसार m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट एक जुड़ जाएगा, जैसे K बोलेंगे, K कांस्टेंट होता है, यानी कि नियतांक या समानुपाती स्थिरांक भी हम बोल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू KP हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ के हमारा समानुपाती स्थिरांक हो गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसा ही अपना सहयोग हमें दिखाते रहें। सभी बच्चों को नमस्कार।